है ना? चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स टॉक अबाउट दी हाई कोर्ट्स इन इंडिया। हाई कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। और अगर हम बात करें तो कल हमने सुप्रीम कोर्ट डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं, हाई कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। हाई कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में जो राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं, ठीक है? तो अगर हम बात करें टेरिटरीज के, और सेकंड हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है आफ्टर सुप्रीम कोर्ट, है ना? सुप्रीम कोर्ट तो आपका हाईएस्ट है ही, ठीक है? उससे ऊपर तो कहीं पर भी आप नहीं जा सकते अपील के लिए, लेकिन सेकंड हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है आफ्टर सुप्रीम कोर्ट। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें टोटल कितने आपके हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हमारी कंट्री में। और इनिशियली लॉ कमीशन ने इनको रिकमेंड किया था, जो हमारा जो है विधि आयोग था उसने रिकमेंड किया था, जिसके बाद इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट ये पास किया गया था 1861 में। और उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, जहां पर अंग्रेज थे। और अगर हम बात करें तो जो है अंग्रेजों के अधीन 3 प्रेसिडेंसी आपकी थी, जो बड़ी प्रेसिडेंसी थी कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तो कलकत्ता में आपका जो है सबसे पहला हाई कोर्ट जो है वो आपका खोला गया, और उसके बाद फिर बॉम्बे और मद्रास में खोला गया। अगर सबसे लेटेस्ट की बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है वो आपका लेटेस्ट है, न्यूएस्ट हाई कोर्ट है हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में, ठीक है? इट इज द न्यूएस्ट। और सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना है आपका जो है दैट इज ओल्डेस्ट हाई कोर्ट, ठीक है? कोई जज फॉल्टी पाया गया तो उसे कैसे हटाया जाएगा, कल वाली क्लास में समझ नहीं आया था, आज फिर समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? आने दो अभी उस पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपका, तो दीज आर दी मतलब टोटल आपके 25 हाई कोर्ट है। ये नंबर किसके केस का है? रेखा, दैट्स माय नंबर, ठीक है? एंड सेवेंथ, बेटा नितिन अभी मैं आगे बढ़ जाऊं, है ना? सारी चीज यहाँ पर कवर करूंगा, लेकिन पहले मुझे भी तो थोड़ा सा आगे बढ़ने दो, ठीक है? ऑलराइट, बाद में बात करेंगे बेटा मुन्नी, उसके लिए अलग से सेशन है यूनियन टेरिटरीज का। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप की बात करें तो जब हमारा जो ये तो हमारा क्या था आपका जो है इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 में आ गया था, उसके थ्रू हाई कोर्ट सेटअप हुए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लेटर ऑन आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को, और ये फोर्स में आया कब? इन ऑन 26 जनवरी 1950। बेटा आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना न्यूएस्ट नहीं है, इट इज दी आंध्र प्रदेश, ठीक है? अब अगर हम बात करें तो आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक ये आपके हाई कोर्ट से रिलेटेड हमारे जो है आर्टिकल्स हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आर्टिकल 214 कहता है कि एवरी इंडियन स्टेट मस्ट हैव इट्स ओन हाई कोर्ट, है ना? इसमें ये कहा गया कि एवरी स्टेट, हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन जब सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट आया, सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट यानी कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के टाइम पर, जब हमारा जो स्टेट रिऑर्गेनाइज हुए, तो उस समय पर जो आपका स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन के टाइम पर सेवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1956 में। और इसके साथ ये पार्लियामेंट को पावर दे दी गई कि पार्लियामेंट कैन एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट, ठीक है? एक कॉमन हाई कोर्ट वो एस्टैब्लिश कर सकता है, किसके लिए? दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए, या फिर अगर हम बात करें तो यूनियन टेरिटरीज को भी आपका जो है वो शामिल कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट इज फॉर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, है ना? तो अगर हम बात करें आपका, तो कॉमन हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हो सकते थे। इससे पहले ये प्रोविजन था कि हर एक स्टेट में, जैसे गवर्नर के लिए प्रोविजन था, मैंने जब गवर्नर पढ़ाया था तब हमने पढ़ा था, तो गवर्नर के लिए जो प्रोविजन था कि गवर्नर जो है, पहले ये था कि हर एक स्टेट का एक गवर्नर होगा। सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट में ये आया कि जो एक गवर्नर है वो दो या दो से ज्यादा स्टेट का गवर्नर रह सकता है। ठीक ऐसे ही हाई कोर्ट्स के लिए भी ये प्रोविजन कर दिया गया कि कॉमन हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं, ठीक है? अगर हम बात करें तो साथ ही साथ यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो जितने भी हाई कोर्ट्स है उनमें एक चीफ जस्टिस होगा, जिसको कि अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। बेटा ध्यान रखना, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, वो आपके प्रेसिडेंट के साथ प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस कोई भी डिसाइडेड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, स्टेट के अकॉर्डिंग आपके जो है नंबर्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है? नहीं, चीफ जस्टिस और जजेस को आपका जो है दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसी के साथ साथ एडिशनल जजेस जो है वो आपका अपॉइंट किए जा सकते हैं मैक्सिमम 2 इयर्स के लिए, ठीक है? अब अगर हम बात करें जजेस ऑफ हाई कोर्ट की, तो हर एक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा, और ऐसे इतने नंबर ऑफ जजेस होंगे जो कि प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। तो ये कौन डिसाइड करेगा? हु विल डिसाइड नंबर ऑफ जजेस? दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है? चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा बेटा, एग्जाम में बच्चे पार्लियामेंट लिख कर आ जाते हैं, पार्लियामेंट मार्क कर देते हैं, तो ध्यान रखना प्रेसिडेंट जो है वो आपका नंबर ऑफ जजेस को डिसाइड कराते हैं। मनीषा थर्ड स्लाइड है बेटा, ठीक है? इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस, ठीक है?
नहीं बेटा, जो स्वीटी आंध्र प्रदेश का आपका जो है अलग हाई कोर्ट है, तेलंगाना का अलग हाई कोर्ट है। हैदराबाद हाई कोर्ट इज फॉर तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश है उसका अपना अलग हाई कोर्ट है। स्वीटी जब अमेंडमेंट आया तो उसके बाद फिर आपके जो है स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ था। ठीक है, स्टेट के हिसाब से जजेस डिसाइड होते हैं। यस, स्टेट के हिसाब से जजेस डिसाइड होते हैं। अगर आपका बड़ा स्टेट है तो वहां ज्यादा जजेस होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करूं तो देयर आर 80 जजेस समवेयर अराउंड, या 80 के आसपास है। वहीं पर अगर आप जाओगे when you will go for this thing, जब आप इस चीज के लिए जाते हैं, क्या कहते हैं, सिक्किम वगैरह जो छोटे स्टेट्स हैं, तो वहां पर आपका जो है देयर विल बी लेस नंबर ऑफ जजेस। अंश, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अंश, व्हाट इज रिटन ओवर हियर? कितने हाई कोर्ट है इंडिया में? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नंबर दिख रहा है कुछ? हाँ, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपका, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो जो आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो आपके अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट से। लेकिन प्रेसिडेंट किनको कंसल्ट करता है? प्रेसिडेंट कंसल्ट्स विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ ही साथ गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, चीफ जस्टिस को और गवर्नर को आपका कंसल्ट करते हैं और उसके बाद वो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। लेकिन बाकी जजेस के लिए अगर अदर जजेस की बात करें तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है ही आल्सो कंसल्ट्स द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट, यानी कि उस जो स्टेट का हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश को भी आपका कंसल्ट करते हैं। पहले आपका एनजेसी एस्टैब्लिश किया गया था, मैंने आपको बताया था कल भी कि एनजेसी एस्टैब्लिश किया गया था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ, लेकिन बाद में इसको जो है आपका हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया और इसको खत्म कर दिया एनजेएसी को। कल भी मैंने आपको बताया था। अब एक्चुअली में जो कॉलेजियम सिस्टम है, कल मैंने आपको बताया था 3 जजेस केस हुआ था। 3 जजेस केस के बाद आपका कॉलेजियम सिस्टम आया। तो 3 जजेस केस था क्या? सबसे पहला जो केस था वो था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो एडवाइस टेंडर की जाएगी चीफ जस्टिस के द्वारा, है ना, तो मतलब हमने जब कल पढ़ा था तो उसमें ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही विल, मतलब जो प्रेसिडेंट है ही विल कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, प्रेसिडेंट विल कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जज केस में ये कहा गया था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कि इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि प्रेसिडेंट उस एडवाइस के अगेंस्ट जाकर भी आपका अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट केस हुआ आपका सेकंड जज केस। ठीक है, सेकंड जज केस की अगर हम बात करें तो इसमें ये था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसमें ये कहा गया कि जो ओपिनियन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उसको प्राइमेसी दी जाएगी, यानी कि उसको ऊपर रखा जाएगा जब भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा जजेस का, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का। और साथ ही साथ इनके बिना, ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो ओपिनियन के बगैर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनकी सलाह के बगैर कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहां पर जो है आपका पहले वाला जज केस, जो फर्स्ट जज केस था, वो आपका ओवररूल हो गया। ओवररूल हो गया क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में ये कहा गया कि वो बाइंडिंग नहीं है, यहां पर कहा कि उसको प्राइमेसी दी जाएगी। ठीक है, वो आपका प्राइमरी है, सबसे पहले उसको आपका औपचारिक, मतलब उसको जो है आपका विटेज दिया जाएगा। इसके बाद जो मेन केस है, इसके बाद ही कॉलेजियम शुरू हुआ था, थर्ड जज केस, 3 जजेस केस जो मैंने आपको बताया था। तो दिस इज 3 जजेस केस। ये आपका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से आपका आया था। ठीक है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट जो है वो आपका एडवाइस ले सकता है विद द सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो प्रेसिडेंट ने यहाँ पर एडवाइस मांगी थी और उस कंडीशन में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चीफ जस्टिस जो है जब भी एडवाइस देंगे तो ही विल कंसल्ट अ कॉलेजियम, और वो कॉलेजियम में कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये किस कंडीशन में? ये है आपका सुप्रीम कोर्ट के कंडीशन में, अगर सुप्रीम कोर्ट में आपके जजेस जो है वो आपके अपॉइंट होने हैं।
इन केस ऑफ हाई कोर्ट, इन केस ऑफ हाई कोर्ट यानी कि हाई कोर्ट जो है उसके कंटेक्स्ट में कॉलेजियम में क्या कौन होगा, कॉलेजियम में होंगे आपके चीफ जस्टिस, ठीक है। इन केस ऑफ हाई कोर्ट एक तो आपके होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड टू सीनियर मोस्ट जजेस, है ना, टू सीनियर मोस्ट जजेस। यहां पर जो है तीन लोगों का कॉलेजियम बनेगा हाई कोर्ट के कंटेक्स्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में आपका 5 लोगों का आपका कॉलेजियम बनता है। यस, कॉलेजियम इज ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है। एक्स वाई जेड कितना हो गया बेटा, अभी शुरू हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, ओके। नहीं नहीं बेटा, सीनियर मोस्ट जजेस है तो वो रिटायर कैसे हो सकता है आर्या, मेरे को ये बताओ। कॉलेजियम की कोई हिंदी नहीं है बेटा, कॉलेजियम इंग्लिश में भी मतलब हिंदी में भी आएगा तो कॉलेजियम ही लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां पर अगर मतलब दो भी जो आपका जो कॉलेजियम है इसमें से कोई दो भी अगर आपका जो है किसी भी जज के लिए बोल देते हैं कि भाई इसको अपॉइंट नहीं करना है, तो भी उस कंडीशन में चीफ जस्टिस उसका नाम आगे फॉरवर्ड नहीं करते। यानी कि आपका कॉलेजियम है, इसमें आपका जो है चीफ जस्टिस इज देयर और उसके बाद 4 जजेस और है, ठीक है, या 2 जजेस और हैं। अगर 2 जजेस उसमें एडवर्स ओपिनियन देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि नाम आगे फॉरवर्ड नहीं किया जाता। और जो आपका एनजेसी बनाया गया था, एनजेसी बनाया गया था एम एन वेंकटचलैया के उसमें चेयरमैनशिप में, अगर हम बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ठीक है। और इसी जो आपका जो रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो कमीशन था, आयोग था, इसी ने आपका जो है नेशनल जुडिशियल कमीशन को एस्टैब्लिश करने की बात की थी, ठीक है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस बेटा, रेफरेंस का मतलब होता है मतलब रिव्यू या आप कह सकते हो सलाह लेना, तो सलाह मतलब राष्ट्रपति की सलाह, ठीक है। राष्ट्रपति ने अपने सलाह ली थी जिसके बाद फिर ये 3 जजेस केस हुआ था, ठीक है। यस, जजेस विल बी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली इन कॉलेजियम, ठीक है। नहीं नहीं, रिकमेंडेशन को सेंड किया जाता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो 99 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था जिसके थ्रू आपका एनजेएसी आपका लागू किया गया था। अभी मैं इसको इसलिए ले आया हूं क्लास में, कल हमने इसको नहीं पढ़ा था, लेकिन ये क्लास में मैं इसलिए इसको मैंने एंटर किया या फिर इसको इंक्लूड किया इस क्लास में, क्योंकि अभी आजकल जो है इसके ऊपर बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। दोबारा से जो है एनजेएसी को मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिव्यू कर रही है अपने जजमेंट को। तो अगर हम बात करें तो एनजेएसी जो एस्टैब्लिश किया गया था, इसका जो कंपोजिशन था आप देखोगे, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहना थे, ठीक है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते, साथ ही साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड 2 एमिनेंट पर्सन, ठीक है। और ये जो 2 एमिनेंट पर्सन थे दे वुड हैव बीन फॉर 3 इयर्स, और ये दोबारा से रीनॉमिनेट होने के लिए एलिजिबल नहीं थे। यानी कि एक ही बार कोई व्यक्ति जो है वो मतलब इन 2 एमिनेंट पर्सन में नॉमिनेट हो सकता है, जिसमें से कि एक या तो शेड्यूल कास्ट से होगा, शेड्यूल ट्राइब से होगा, अदर बैकवर्ड क्लास से होगा, माइनॉरिटी से, या फिर ही वुड बी मतलब शी वुड बी अ वुमेन, ठीक है। तो आपका जो रिजर्व कैटेगरी से एक होगा और बाकी एक जो है वो जनरल हो सकता है। और ये जो 2 लोग यहाँ पर आपके जो है एमिनेंट पर्सन इसमें ऐड होने थे, ये एक कमेटी के द्वारा नॉमिनेट किए जाते, और ये कमेटी जो समिति बनाई जाती है इसमें कौन थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी जो मैंने आपको कल बताया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ क्या है, ही इज एग्जीक्यूटिव, है ना, ही इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। और यहां पर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर क्या है, प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो एग्जीक्यूटिव, है ना, ये भी आपका क्या है, एग्जीक्यूटिव है। और ये लीडर ऑफ अपोजिशन ये आपका लेजिस्लेटिव है, लेजिस्लेटिव का पार्ट है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑफकोर्स आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है ना, इट इज इंडिपेंडेंट। और यहाँ पर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को इसमें ऐड कर दिया गया, जिसकी वजह से इसकी इंडिपेंडेंस खत्म हो गई, जिसकी वजह से ये आपका 99th अमेंडमेंट एक्ट हटा दिया गया। इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में आपका रिपील कर दिया, ठीक है, इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया। अब हाई कोर्ट के जज, ठीक है, अगर हम बात करें हाई कोर्ट जज बनने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या क्या है, हाई कोर्ट जजेस के लिए आपका क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो सभी को पता है। इसी के साथ साथ या तो वो जो है कोई भी जुडिशियल ऑफिस में रहे हो 10 साल तक, ठीक है, जुडिशियल ऑफिस में 10 साल तक रहे हो, या फिर वो एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट या हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 इयर्स, तो उस कंडीशन में इनको जो है क्या बनाया जा सकता है, हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, ठीक है। कोई मिनिमम एज यहाँ पर भी फिक्स्ड नहीं है। मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज जो एज ऑफ रिटायरमेंट है वो कितनी है, वो है आपका 62 इयर्स। ध्यान रखना बेटा, सुप्रीम कोर्ट के केस में 65 है और हाई कोर्ट के केस में 62 है। जुडिशियल ऑफिस बेटा, जुडिशियल का मतलब क्या होता है, कोई भी न्यायपालिका, कोई भी आपका जो है किसी भी न्यायपालिका में रहे हो, यानी कि आपका लोअर कोर्ट्स में रहे हो, दैट इज जुडिशियल ऑफिस, ठीक है।
इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखोगे कोई भी, हमने जब कल सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तो उसमें एक डिस्टिंग्विश जुरिस्ट को भी आपका एक वो था कि ही मस्ट बी डिस्टिंग्विश जुरिस्ट इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कोई भी डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट वाला प्रोविजन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर विधि का जो है आपका जो मतलब जानने वाला होता है, लॉ को बहुत अच्छे से जिसको पता हो, वो वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। बेटा और लिखा हुआ है ना यहाँ पर साधना और, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक, है ना। और मतलब या तो ये हो या फिर ये हो। अब इसके बाद अगर हम बात करें आपका, तो सैलरी आप यहां पर देखोगे तो चीफ जस्टिस की सैलरी 2.5 लाख रुपए पर मंथ है, और जो अदर जजेस है उनकी सैलरी है 2.25 लाख। अब टेन्योर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि दे होल्ड ऑफिस अंटिल 62 इयर्स ऑफ एज, 62 साल तक वो अपने जो है ऑफिस में रहते हैं। साथ ही साथ ओथ जो है इनको कौन दिलवाता है, ओथ दिलवाता है गवर्नर ऑफ कंसर्न्ड स्टेट, जो गवर्नर होता है उस स्टेट का, जो राज्यपाल होता है वो इनको शपथ दिलवाता है। बेटा ध्यान रखेगा, अपॉइंटमेंट कौन कराता है, अपॉइंटमेंट कराता है प्रेसिडेंट, अपॉइंटमेंट होता है प्रेसिडेंट से, लेकिन ओथ दिलवाते हैं इनको गवर्नर, ठीक है। इसी के साथ साथ ये पहले भी अपना ऑफिस छोड़ सकते हैं, या तो रिजाइन कर दें। रिजाइन किसको देंगे, फिर से ध्यान रखिएगा, रिजाइन भी प्रेसिडेंट को ही देंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, ये अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए तो भी इनकी पद खाली हो जाएगा, या फिर किसी और दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो जाए, प्रेसिडेंट इनको ट्रांसफर कर दे, या फिर रिमूवल हो जाए, है ना, रिमूवल हो जाए तो उस कंटेक्स्ट में भी आपका जो है इनको हटाया जा सकता है। कल मैंने आपको बताया था वी रामास्वामी, है ना, वी रामास्वामी जो है उनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट लाया गया था। अगर हाईकोर्ट जज की बात करें, ठीक है, इम्पीचमेंट की बात करें, इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग, इम्पीचमेंट की बात करें तो बेटा कंडीशंस वही हैं, एक तो आपका मिसबिहेवियर, ठीक है, मिसबिहेवियर की कंडीशन है, और दूसरी जो कंडीशन है वो है आपका इनकैपेसिटी। दोनों ही कंडीशन में इनको जो है इनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इम्पीचमेंट के बाद, ठीक है, तो दो लोगों के खिलाफ जो हाईकोर्ट के जज हैं उनके खिलाफ ही लाया गया था। एक है पीडी दिनाकरन, जस्टिस पीडी दिनाकरन के खिलाफ लाया गया था, और सौमित्रो से हाँ सौमित्रो से आई गेस, हटाना बोल सकते हैं, नहीं बेटा महाभियोग, महाभियोग ही बोल सकते हैं, ठीक है। और हाईकोर्ट जज सौमित्रो सेन थे शायद, ठीक है। हाँ सौमित्रा सेन, नहीं नहीं रंगास्वामी नहीं, दो थे, पीडी दिनाकरन और सौमित्रा सेन, ठीक है। इनके खिलाफ आपका जो है इम्पीचमेंट लाया गया था। अब अगर हम यहाँ पर बात करें आपका, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, ठीक है, इम्पीचमेंट की अगर हम बात करें, महाभियोग की बात करें, बेटा डाउट मैं सारे देख रहा हूं, लेकिन अब मैं किसी के डाउट नहीं ले रहा हूं, ठीक है। आप अगर ऐसे डाउट्स बीच में पूछोगे तो मैं आपको उस डाउट को नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, आई एम वेरी सॉरी। आपके जितने भी डाउट्स है वो सारे आप लास्ट में पूछना, ठीक है। लिख लो, एक पेन और पेपर लो, अपने डाउट्स लिख लो, क्या क्या डाउट्स हैं बीच में, और उसके बाद लास्ट में पूछना। बीच में मैं कोई डाउट्स नहीं ले रहा, ठीक है, क्योंकि आपके डाउट्स जो है वो बहुत अच्छे डाउट्स नहीं होते, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें आपका, तो इम्पीचमेंट अगर हम बात करें, रंगास्वामी, हाँ रंगास्वामी भी थे, लेकिन जो इम्पीचमेंट मोशन आपका आया था वो आपका इन दोनों के खिलाफ लेकर आए थे, पीडी दिनाकरन और सौमित्र सेन। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इम्पीचमेंट का प्रोसेस, बेटा अभी मैं जब क्लास शुरू हुई थी तब किसी ने पूछा था प्रोसेस क्या है, समझ में नहीं आया कल। जो इसका प्रोसेस है वो सेम है आपका, लाइक दी जो हमारा जो है क्या होता है, जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, बिल्कुल वही प्रोसेस है। सिर्फ इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें आपका एक जुडिशियल कमेटी भी बनाई जाती है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले तो अगर हम प्रोसेस की बात करें, जो इनको इम्पीचमेंट का मोशन है वो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, कैन बी ब्रॉट इन एनी हाउस, दोनों में से किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर लोकसभा है तो उसमें जो है 100 मेंबर्स, और अगर आपका राज्यसभा है तो उसमें आपके 50 मेंबर्स इसको जो है साइन करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे, तभी आपका लाया जा सकता है, ठीक है। किसी भी हाउस में आ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें, तो जब ये आपका एक बार आ जाता है उसके बाद फिर क्या होता है, ये आपका चला जाता है जुडिशियल कमेटी को, एक जुडिशियल कमेटी को भेज दिया जाता है, जो कि इसमें आपके जितने भी इसमें चार्जेस लगाए गए हैं, या तो मिसबिहेवियर का चार्ज होगा या इनकैपेसिटी का चार्ज होगा, तो 3 जजेस की ये जुडिशियल कमेटी बनती है, जिसमें आपका एक तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज होते हैं, एक हाई कोर्ट के जज होते हैं, और एक एमिनेंट जुरिस्ट होते हैं। ये 3 लोग होते हैं, जुडिशियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है, उसका जुडिशियल कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है उस हाउस को, ठीक है, रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट जब आ जाएगी उसके बाद फिर वो हाउस उसको 2/3 मेजोरिटी से पास कर दे,
है ना, 2/3 यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी, और ये कितना होना चाहिए, ये 50% से ज्यादा होना चाहिए, 50% से ज्यादा होना चाहिए किसका, टोटल मेंबरशिप का। इससे अगर ये हाउस पास कर देता है इस बिल को या फिर आपका इस मोशन को, और उसके बाद फिर वो सेकंड हाउस में जाएगा, सेकंड हाउस से भी ऐसे ही पास होगा, और उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, इम्पीच हो जाएगा। ठीक है, जो भी है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो जैसे हमारे जो है वी हैव दी सुप्रीम कोर्ट जजेस, बेटा 51 नहीं, मोर देन 50%, अब वो 50.1% भी हो सकता है ना। हाँ, वेरी हार्ड प्रोसेस, यस रेखा। तो अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस की, तो जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा, सुप्रीम कोर्ट में भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, यहाँ पर भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेंटेन है। हाँ, जो जज है वो रिजाइन कर सकता है बीच में, अगर वो इसके बीच में रिजाइन कर देता है, इम्पीचमेंट आता है, तो फिर उसका इम्पीचमेंट प्रोसेस रुक जाता है, महाभियोग जो है वो आपका रुक जाता है। अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे जजेस कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट इन मैनर प्रोवाइडेड, और कौन सा मैनर है, इन मैनर प्रोवाइडेड, इम्पीचमेंट जो हमने पढ़ा। ठीक है, इम्पीचमेंट के अलावा ही के अलावा इनको नहीं हटाया जा सकता, महाभियोग के अलावा इनको नहीं निकाला जा सकता है। साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर है सैलरीज और अलाउंसेस का, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आता है, जो आपके जो संचित निधि है, किसकी, राज्य की संचित निधि, उससे ही इनको सैलरी मिलती है, तो वो कम नहीं की जा सकती, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या, शैल बी चार्ज जो भी चार्ज एक्सपेंडिचर होता है कंसोलिडेटेड फंड में, उसके ऊपर वोट नहीं हो सकती, उसको कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इनकी सैलरी और अलाउंसेस को कम नहीं किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये चीज ध्यान रखना बेटा, इनको पेंशन मिलती है, बिल्कुल मिलती है ना। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना आपको, जब हम जजेस ऑफ हाई कोर्ट की बात करते हैं, जजेस ऑफ हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो इनको सैलरी कौन देता है, सैलरी मिलती है इनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। ठीक है, सैलरी तो ये स्टेट से लेते हैं, लेकिन इनको जो पेंशन मिलती है वो सेंटर से मिलती है, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ध्यान रखिएगा बेटा, पेंशन इनको सेंटर देगा, सैलरी इनको स्टेट देगा। ठीक है, जब तक ये अपने पद पर रहेंगे तब तक ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से लेंगे पैसा, और जब इनका जो है रिटायरमेंट हो जाता है तो पेंशन मिलती है इनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो इनकी सैलरी और पेंशन को आपका जो है घटाया नहीं जा सकता, कब, मतलब नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में आपका घटाई जा सकती है। और ये चीज ध्यान रखिएगा बेटा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, लेकिन जो हाई कोर्ट के जज हैं वो आपका कहा, अपने हाई कोर्ट में और उस हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में, जैसे फॉर एग्जांपल इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करता हूं। ठीक है, अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी का हाई कोर्ट है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो यूपी में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो बिहार में जाके प्रैक्टिस करना चाहे बिहार में कर सकते हैं, वो दिल्ली में जाके करना चाहे दिल्ली में कर सकते हैं, लेकिन अपने हाई कोर्ट और उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस लड़ सकते हैं एज एडवोकेट, लेकिन वो अपने उसमें जिस भी एरिया में, और जैसे फॉर एग्जांपल अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के कोई जज है, ठीक है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज फिर आपके सिक्किम हाई कोर्ट के जज बन गए, तो वो सिक्किम में भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, यूपी में भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, यानी कि आप जिस हाई कोर्ट के आप जज रहे, उस हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स हैं और उस हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। प्रैक्टिस करने का मतलब है बेटा, बिकॉज ही इज लॉ ऑफिसर, तो उनको कानून पता है, तो वो एज ए एडवोकेट जाकर किसी का केस लड़ना, प्रैक्टिस मतलब केस लड़ना। ठीक है, ऑलराइट। अब इसके बाद हम बात करें जुरिडिक्शन की, तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। ठीक है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में अगर हम बात करें तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड, यानी कि जो आपके विधानसभा के केसेस हैं, और विधानसभा के जो मेंबर्स के केसेस हैं, मेंबरशिप के केसेस हैं, जो इलेक्शन के केसेस हैं, वो आपके स्टेट हाई कोर्ट में जाते हैं। इसी के साथ साथ देनिका, आई डोंट हैव द टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, इसी के साथ साथ मैरिज और डाइवोर्स की बात करें तो मैरिज और डाइवोर्स ये केसेस भी आपके ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आते हैं, या फिर जो दूसरे कोर्ट से ट्रांसफर हुए केसेस वो आपके इसके ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपका, तो रिट जुरिडिक्शन है। रिट जुरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो अंडर 226 226, ध्यान रखिएगा बेटा, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके थ्रू जो है आपका 5 रिट हमने पढ़ी थी, हीबस कॉर्पस, मेंडामस, ठीक है, सर्टियरी, प्रोहिबिशन और को वारंटो। तो ये पांचों रिट्स जो है वो आपका हाई कोर्ट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट का जो रिट जुरिडिक्शन है इट इज मच मोर देन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट जो है वो आपका आर्टिकल 226 में रिट जारी कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में जारी कर सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यानी कि आपका मौलिक अधिकार अगर उनका हनन हो, वो छीन के जाए, तो आपका सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है।
इसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपका, तो हाईकोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स में तो आपका कर ही सकता है, यानी कि आपका मौलिक अधिकारों के लिए तो आपका कर ही सकता है, लेकिन इसके साथ साथ वो लीगल राइट्स के लिए भी ये रिट जारी कर सकता है। तो इसलिए हाईकोर्ट जो है उसका जो रिट जुरिडिक्शन है वो बड़ा है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। रिट जुरिडिक्शन को बेटा रिट अधिकार क्षेत्र, जुरिडिक्शन होता है अधिकार क्षेत्र, रिट को रिट ही कहते हैं, ठीक है। र पे छोटी की मात्रा और ट, रिट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, यस पढ़ेंगे। ऑलराइट, इसके बाद फिर हम अपीलेट जुरिडिक्शन की बात करें, तो जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं, यानी कि आपका जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनकी जो अपील है वो लाई करती है कहां, हाई कोर्ट में, ठीक है। इसी के साथ साथ पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस है, जितने भी आपके कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, जो कि आपका जो है इसके नीचे आते हैं हाई कोर्ट के, उनको ये पूरी की तरह सुपरिटेंडेंट करता है, यानी कि उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, उनका कंट्रोल भी इसके पास होता है, जो लोअर कोर्ट्स है। प्लस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी कि जो भी कार्रवाई होती है वो लिखित कार्रवाई होती है, सब कुछ लिखा जाता है, साथ ही साथ इट कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट, है ना, इसके अवमानना के लिए भी ये आपका जो है पनिशमेंट दे सकता है। और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, यानी कि अगर कोई भी कानून संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान के खिलाफ है, तो उस कंडीशन में जुडिशियल रिव्यू करके उस कानून को खत्म भी कर सकता है, ठीक है। अब हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करते हैं, सबऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट इनको कहा जाता है। तो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा होगा, डिस्ट्रिक्ट में आपके जो है कचहरी होगी, वहां पर आपका जो है कोर्ट्स होंगे, ठीक है। तो वो जो कोर्ट्स होते हैं वो आपका जो है सबऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट्स होते हैं, और ये तीन तरीके के हो सकते हैं, सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट और आपका रेवेन्यू कोर्ट्स, ठीक है। अगर हम सिविल कोर्ट की बात करें, तो देखिए जो आप डिस्ट्रिक्ट जज हम कहते हैं ना, तो वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है, ठीक है। एक ही जज होता है जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, जैसे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होता है, ऐसी एक डिस्ट्रिक्ट का जो मुख्य न्यायिक अधिकारी होता है, जो चीफ जुडिशियल ऑफिसर होता है, वो आपका डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है। उसका पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो वो एक ही व्यक्ति होता है, वो जब सिविल कोर्ट में बैठता है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है, तो उसका नाम क्या हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज। और जब वो क्रिमिनल कोर्ट में बैठता है तो उसका नाम हो जाता है सेशन जज, ठीक है। सेशन कोर्ट्स भी कहते हैं इनको, क्रिमिनल कोर्ट्स को, और आपके सिविल कोर्ट्स कहते हैं जो सिविल के मुकदमे होते हैं, ठीक है। मतलब आपका जमीन का विवाद है, घर का विवाद है, वो सब जो है आपके सिविल में आ जाते हैं, सिविल नेचर होता है। क्रिमिनल मतलब जहां पर कोई क्राइम कमिट होता है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें, तो सिविल कोर्ट्स में आपके डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं या डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज होते हैं। उसके बाद फिर आपके सब जज आ जाते हैं फैमिली कोर्ट्स में, फिर मुंसिफ होते हैं, और उनके नीचे स्मॉल कॉजेस कोर्ट होता है, छोटे छोटे मुकदमे जहां पर लड़े जाते हैं। वैसे क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपके सेशन जज बैठते हैं, ठीक है, सेशन जज होते हैं। और जो आपके मेट्रोपॉलिटन एरियाज है, वहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बैठते हैं, जिनके नीचे फिर फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट्स आते हैं। रेवेन्यू कोर्ट्स की बात करें तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है, उसके बाद फिर कमिश्नर या कलेक्टर होते हैं, फिर तहसीलदार और नायब तहसीलदार होते हैं। ये आपके रेवेन्यू से रिलेटेड आपके जितनी भी चीजें हैं उनको आपका यहाँ पर प्रॉपरली गो थ्रू करते हैं। तो ये हमारे जो सबऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट्स होते हैं, और ये किसके नीचे आते हैं, ये आपके हाई कोर्ट के नीचे होते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ ट्रिब्यूनल्स की बात करें, अगर हम ट्रिब्यूनल्स की बात करें, ट्रिब्यूनल को हिंदी में भी आपका ट्रिब्यूनल ही लिखा हुआ आएगा। ट्रिब्यूनल की बात करें तो अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है। क्वासी मतलब अर्ध, तो आधे, पूरी तरीके से न्यायिक नहीं होते हैं, और ये जो है कुछ कुछ ही मामलों को आपका गो थ्रू करते हैं, ठीक है। या तो वो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन से संबंधित हो सकता है, या फिर टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं। और ये आपका 1985 में एस्टैब्लिश किया गया था सबसे पहली बार, और हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। अब अगर बात करें, यहां पर दो आर्टिकल्स डाले गए थे, एक आपका आर्टिकल 323A है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के लिए है। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल है, ये केवल आपका पार्लियामेंट द्वारा एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं, जैसे कि कैट, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये आपका सेंट्रल, जितने भी प्रशासनिक मामले वो नहीं जो हमारे प्रशासन के साथ हैं, प्रशासनिक मामले मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल सर्विसेज से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं, वो सब आपका कहाँ जाएंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। फिर आपका जो है आर्टिकल 323 भी डाला गया, जो कि बाकी किसी अन्य मामलों के लिए, ट्रिब्यूनल्स के लिए, जैसे आपका जीएसटी ट्रिब्यूनल है ना, तो वो उसका जो मेन काम होगा वो जीएसटी से रिलेटेड आपके जो टैक्स के जितने भी आपके मुकदमे हैं उनको देखना होगा। तो टैक्स है, फॉरेन एक्सचेंज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रीज, इनके लिए अलग से सरकार जो है वो आपका ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश कर सकती है। और आर्टिकल 323 में जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक ट्रिब्यूनल तो केवल पार्लियामेंट ही आपका एस्टैब्लिश कर सकता है, स्टेट्स के लिए भी, जबकि आर्टिकल 323 में बी में पार्लियामेंट और स्टेट दोनों ही आपका एस्टैब्लिश कर सकते हैं इन ट्रिब्यूनल्स को। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मतलब इनकम टैक्स वाला नहीं बेटा, कमिश्नर वाला,
है ना? जो कमिश्नर होता है उसका काम क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्ट करना, है ना? तो वो जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है दैट इज, वो इनकम टैक्स नहीं है, दैट इज नॉट इनकम टैक्स। रेवेन्यू इनकम टैक्स थोड़ी ना है। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रिब्यूनल और कोर्ट्स में क्या फर्क होता है? देखिए, जो कोर्ट्स होते हैं वो पूरी तरीके से जुडिशरी के अंदर आते हैं, है ना? जुडिशियल सिस्टम में आते हैं और यहाँ पर जो उनको पावर मिलती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है, ये आपके जो है किससे? स्टैट्यूट, स्टैट्यूट मतलब लॉ। ये एक कानून के द्वारा एस्टैब्लिश है ना? इनको कानून के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जबकि जो कोर्ट ऑफ लॉ है, ये संविधान ने इनको जो है स्थापित किया है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सिविल कोर्ट्स की, तो सिविल कोर्ट लगभग सारे मामले आपके जो है सुन सकता है, जबकि ट्रिब्यूनल जो है ये अर्ध न्यायिक होता है। और जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, वो सिर्फ प्रशासन से जुड़े हुए मामले तय करेगा। या फिर हाँ, आर्मी का भी ट्रिब्यूनल है, तो आर्मी के ट्रिब्यूनल की बात करें हम, ठीक है, तो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल एएफटी है, तो एएफटी की बात करें तो वो सिर्फ आर्मी से रिलेटेड मैटर सुनेगी, है ना? तो आप अगर आर्मी ज्वाइन करते हैं, आर्मी ज्वाइन करने के बाद आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, आपको आर्मी के खिलाफ कुछ वो है, परेशानी है, ठीक है, आपको जो है पेंशन पूरी नहीं दी या कुछ भी हो, तो उससे रिलेटेड जो भी मैटर है वो जाएंगे कहां पर? एएफटी में, आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये ट्रिब्यूनल जो होते हैं ये सिर्फ स्पेशल मैटर को ही डिसाइड कर सकते हैं, ये सारे मैटर नहीं यहां पर जा सकते, ये सिर्फ वो मैटर डिसाइड कर सकता है जिसके लिए कि इन ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश किया गया है। ऐसी अगर हम बात करें तो यहां पर जो जजेस होते हैं कोर्ट्स में, ठीक है, वो आपका इंडिपेंडेंट होता है एग्जीक्यूटिव से। वहीं पर आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल में जो टेन्योर है, टर्म है, कंडीशंस है, सर्विसेज की, ये सब आपका किसके हाथ में होता है? ये आपका जो है एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है। प्लस यहाँ पर जो आपके ट्रिब्यूनल में जरूरी नहीं है कि वो आपके लॉ यानी कि जज हो, ठीक है? जैसे आप कैट में जाओगे, तो कैट में क्या होता है? एक जज के साथ एक एडमिनिस्ट्रेशन में जिसके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर की नॉलेज हो, वो व्यक्ति भी कैट में बैठा होता है, तो उसके पास जुडिशरी की कोई नॉलेज नहीं है, उसके पास नॉलेज है तो एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज है। ऐसे ही आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल की बात करें तो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में आप देखोगे या तो रिटायर्ड आपके जो आर्मी ऑफिसर्स हैं या फिर आपके जो सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स हैं जिनको की नॉलेज है पूरे आर्मी के एटमॉस्फेयर की, लॉ की, कि आर्मी लॉ क्या है, नेवी लॉ क्या है, तो वो लोग आपके जो है इन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में आपका जो है होते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। अब इसके साथ साथ जो है आपके कुछ और छोटे छोटे आपके जो है वो बनाए गए हैं, तो आप कह सकते हो कोर्ट्स बनाए गए हैं, जैसे कि ग्राम न्यायालय और लोक अदालत, है ना? अगर हम ग्राम न्यायालय की बात करें तो ग्राम न्यायालय बेसिकली ये एक्ट के थ्रू आपका बनाया गया था और ये हर एक पंचायत में एक ग्राम न्यायालय की एक व्यवस्था करने के लिए कोशिश की गई थी। हालांकि 5000 के करीब, ठीक है, आपके ग्राम न्यायालय सेटअप किए जाने थे, जिसमें से कि केवल अगर मैं बात करूं तो अभी 200-250 ही आपके जो है सेटअप हो पाए हैं, ठीक है, काफी टाइम बाद भी। और इसमें अगर हम बात करें महाराष्ट्र है और इधर आपका राजस्थान है और महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान, सिर्फ ये मतलब 2-3 ही स्टेट्स हैं जिन्होंने की ग्राम न्यायालय को प्रॉपरली आपका जो है